आज का खास खबर, सुबह की शुरुआत मार्केट के साथ। टुडेस मार्केट न्यूज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन सा शेयर के ऊपर ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे बाय की सलाह दे रहा है। नेक्स्ट में बात करेंगे एफआईएस एंड डीआईएस का क्या क्या एक्शन रहा है, अपकमिंग Q3 रिजल्ट कौन कौन सा आने वाला है, और मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज के अंदर जो स्टॉक में कवर करने वाला हूं वो है रिलायंस इंडस्ट्री, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट, बरून बेवरेजेस, सुला वाइनर्स, टेक महिंद्रा, केपीआई ग्रीन एनर्जी, साथ ही साथ दिसंबर ट्रेड डाटा को भी हम एनालाइज करेंगे। तो नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री को लेके जेपी मॉर्गन ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि ये विद इन 1 ईयर 3015 रुपीज तक जाते हुए आपको देखने को मिलेगा, जो अभी आपको मिल रहा है 2450 में। तो एक अच्छा खासा टारगेट जेपी मॉर्गन रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर दे रहा है। उसके पीछे बहुत सारा रीजन भी बताया है, जैसे कि टैरिफ के अंदर कोई भी हाइक 2024 में जियो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी जियो यहाँ पे अच्छा करेगा और एआरपीयू के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा नियर फ्यूचर में। नेक्स्ट, O2C बिजनेस के अंदर यहाँ पे अच्छा करने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री, ऐसा जेपी मॉर्गन का कहना है। साथ ही साथ रिसेंटली मार्केट थोड़ा सा परफॉर्म करने के साथ साथ रिलायंस यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया। उसका जो रीजन है वो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे बताया जा रहा है। और एफआईएस लगातार जो शिफ्टिंग चाइना के ऊपर कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे बीते कुछ हफ्तों में एफआईएस लगातार सेल आउट कर रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री में भी माल बेचा है, तो वो शिफ्टिंग चाइना के ऊपर जा रहा है। उसके कारण भी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर के ऊपर प्रेशर है, लेकिन बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, तो घबराने की कोई बात नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आपके पास है तो प्लीज होल्ड करके बैठ जाइए, क्योंकि हर ब्रोकरेज फर्म रिलायंस इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिव है। नेक्स्ट, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का Q3 का रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट 803 करोड़ का रहा, जो 54% अपसाइड है ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें वो रहा 1956 करोड़ का, जो 27% का अपसाइड है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ग्रॉस एनपीए को भी देख लेते हैं, जो 2.9% यहाँ पे आप आया है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, ये थोड़ा सा चिंता करने की बात है। नेट एनपीए 2.7% डाउन है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। तो ग्रॉस एनपीए कितना रहा 2.43% का, और नेट एनपीए रहा 0.73% का, जो पॉजिटिव है फॉर अ फेडरल बैंक। नेक्स्ट, L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस को लेके गोल्डमैन सैक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इस शेयर को बाय करने की सलाह दे रहा है। टारगेट कितना दे रहा है 108 रुपीज का, जो अभी 92 में आपको मिल रहा है। और उसके पीछे का रीजन क्या है, कंपनी का अर्निंग क्वार्टरली यहाँ पे इंप्रूव होने का चांसेस गोल्डमैन सैक्स ने जताया है। साथ ही साथ जो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर है, यानी कि नियर टर्म जो क्वार्टर है उसके अंदर जो कंपनी का रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे बेहतरीन आ सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है L&T फाइनेंस के बारे में। तो अगर ये शेयर आपके पास है तो आप पॉजिटिव आउटलुक मान सकते हैं। मार्केट के अंदर एक्टिव एंड अपडेट रहना है तो मैं इस चैनल के माध्यम से हर मार्केट डेज में सुबह 9 बजे शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और अपडेट रहिए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी Q3 का रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं और Q3 का जो नतीजा है वो अच्छा रहा है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है वो 775 करोड़ का आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ये डबल हो चुका है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए यहाँ पे रहा 2.94%, जो पहले क्वार्टर में कितना था 3.40%, तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है। अगर नेट एनपीए की बात करें तो वहां पे भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर में कितना था 0.7%, वो गिर के अभी हो गया है 0.5%। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है। नेक्स्ट, बरून बेवरेजेस। बरून बेवरेजेस को लेके जेफरीज ब्रोकरेज फर्म पॉजिटिव है और बरून बेवरेजेस को जेफरीज यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रहा है। टारगेट कितना दे रहे हैं 1540 का, जो अभी 1135 में ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है, बरून बेवरेज को लेके जेफरीज का कहना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी इंडस्ट्री को लीड कर सकता है, मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है तो उसको भी ये कैटर करेगा। साथ ही साथ कंपनी का आरओसी ही एक्सपेंड करेगा, ऐसा जेफरीज का कहना है, और डबल डिजिट वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा मिड टर्म के अंदर, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है बरून बेवरेज के अंदर। तो अगर आप कोई शॉर्ट टर्म के अंदर शेयर ढूंढ रहे हैं तो बरून बेवरेजेस भी आपके रैडर में होना चाहिए। नेक्स्ट,
डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 25% हिसाब से यहाँ पे ग्रो किया है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 6.7% ही ग्रो कर पाए, क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वो 8.3% रहा, लेकिन पहले ये 9% से भी ऊपर हुआ करता था। रीजन क्या है? कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है यानी कि रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ हुआ है वो मेनली ग्रोसरी सेक्शन में हुआ है। जो फैशन सेक्शन है वहां पे उतना ग्रो नहीं हुआ है, और ग्रोसरी सेक्शन के अंदर जो मार्जिन होता है वो कम रहता है, इसीलिए मार्जिन के अंदर दबाव झेलना पड़ा और ये रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। नेक्स्ट, सुला वाइनियर्स। सुला वाइनियर्स का जो आईपीओ है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और क्वार्टर 3 का अपडेट भी यहाँ पे आ चुका है। तो कंपनी का ग्रॉस जो बिलिंग आया है उसके अंदर ओन जो ब्रांड्स है वो 13% का ग्रोथ दिखाया है, तो यह पॉजिटिव बात है। साथ ही साथ जो वाइन का टूरिज्म हुआ है उसमें भी 13% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। सुला वाइनर्स बेसिकली वाइनरी है और जहां पे कंपनी वाइन प्रोड्यूस से लेके वाइन का एडवर्टाइजमेंट भी टूरिज्म के द्वारा किया जाता है। तो पॉजिटिव न्यूज दिखाई दे रहे हैं सुला वाइनर्स शेयर के अंदर। इस वीडियो के जरिए मैं कोशिश करता हूं कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबर आपके पास पहुंचे और जिससे आपको फायदा मिले। तो वीडियो रिलेटेड कोई भी सजेशन होगा तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में काम करने का। कोई भी सलाह हो, कोई भी चेंजेस हो जो मेरे को करना चाहिए तो प्लीज कॉमेंट। नेक्स्ट शेयर है टेक महिंद्रा। सीपी गुरानी जी ने कहा है कि नए एमडी एंड सीईओ के लिए रिसेंटली कोई नाम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, जहां पे कंपनी 6.30 मेगावाट सोलर पावर यहाँ पे सेल कर पाएंगे इंडिपेंडेंट पावर जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उसके अंदर। अभी थोड़ा इंडियन जो ट्रेड डेफिसिट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? हालांकि जितना कंपनी यानी कि इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और जितना कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो दोनों को डिवाइडेड करने के बाद जो बच जाता है वो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। यानी कि जब आपका इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है तो ट्रेड डेफिसिट के अंदर ही आता है। जैसे कि दिसंबर 2021 में जहां पे इंडिया 39 बिलियन डॉलर का सामान यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इंपोर्ट कितना किया था? 60 बिलियन डॉलर का। तो यहाँ पे 21 बिलियन डॉलर ट्रेड डिफिसिट में गिना जाता है, जो इंडिया के लिए एज अ नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। ये कतई पॉजिटिव नहीं होता है, और ये सरप्लस में होता है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव है। नवंबर 22 आप देखेंगे जहां पे 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था, लेकिन इंपोर्ट 52 बिलियन डॉलर का था, तो ये 22 बिलियन डॉलर फिर से ट्रेड डेफिसिट में आ जाता है। दिसंबर 2022 लेटेस्ट डेटा को देखें तो जहां पे इंडिया 34 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जो मंथ ऑन मंथ यहाँ पे 7% ग्रो भी किया है, लेकिन इंपोर्ट कितना किया है? 50 बिलियन डॉलर का, 58 बिलियन डॉलर का। तो ये 4.2% मंथ ऑन मंथ बेसिस यहाँ पे ग्रो हुआ है, जो नेगेटिव बात है। एक्सपोर्ट तो हुआ है, ये पॉजिटिव बात है, लेकिन इंपोर्ट जो ज्यादा हो गया है ये थोड़ा सा नेगेटिव बात है। तो ट्रेड डिफिसिट कितना आया? 23 बिलियन डॉलर का। ये लगातार आप देख पा रहे हैं कि इसका इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो ट्रेड डिफिसिट का नंबर है वो धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन ये 2 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत सारा काम कर रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का कोशिश कर रहे हैं, साथ ही इंपोर्ट का कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्कआउट होता है। तो चलिए अभी जानते हैं ब्रोकरेज फर्म के दिए गए द्वारा कुछ टारगेट के बारे में, यानी कौन कौन सा शेयर के ऊपर बाय करने की सलाह ब्रोकरेज फर्म दे रहे हैं। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट दिया है 455 का, जो 14% अपसाइड है। एचडीएफसी बैंक क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो उसको लेके आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, तो तीनों का ही कहना है इसको बाय करके चलिए। जो टारगेट 874 से लेकर 913 तक 30 तक ये दे रहा है, जो 20 से लेकर 22% अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। जस्ट डायल के अंदर एक टारगेट है जो 750 का है, जो 16% अपसाइड है। उसके बाद आपका जो डाबर इंडिया है उसके ऊपर भी एक टारगेट है, एक्सिस डायरेक्ट के द्वारा ये टारगेट दिया जा रहा है, जो जस्ट 8% अपसाइड है, 600 का टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक के ऊपर लेटेस्ट 16 जैन को एक टारगेट एक्सिस डायरेक्ट ने दिया है, जो टारगेट है 1860 का, जो 17% अपसाइड है। तो अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है तो ऑफकोर्स मार्केट का माहौल यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और ब्रोकरेज फर्म की इसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं, जो 17 से लेकर 22% का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा विद इन 1 ईयर।
एफआईएस एंड डीआईएस की डाटा को देखें तो अभी भी एफआईएस लगातार सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 16 जैन 2023 को नेट सेल 750 करोड़ का किया है। डीआईएस ने उल्टा किया है, 685 करोड़ का नेट बाय डीआईएस के द्वारा किया गया है 16 जैन को। मार्केट मूड इंडेक्स अभी भी फेयर जोन में है, तो अभी भी मार्केट के अंदर एंट्री मार सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन को देखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। अपकमिंग कुछ रिजल्ट भी यहाँ पे आने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम नजर डालिए। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की रिजल्ट, डेल्टा क्रॉप को भी रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, नेटवर्क 18 का रिजल्ट आने वाला है, न्यू जेन सॉफ्टवेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है, इंडसलैंड बैंक का रिजल्ट आने वाला है 18 जैन को, उसके बाद विवांता का रिजल्ट आने वाला है 18 जैन को, सुप्रीम का रिजल्ट आने वाला है 18 जैन को। तो इसको भी आप नजर रखिए कि कौन कौन सा शेयर आपके पास है और कौन कौन सा दिन में ये रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट को आप फॉलो भी कर सकते हैं अपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए।